Hello everyone, welcome to Drishti SSC. So guys, today here we are to practice, or you can say to solve previous year question of your general science for SSC CGL exam. Here in this session we are going to solve 9th and 10th September 2024 paper of your general science portion only, right? And that is from shift 1, 2 and 3. तो जनरल साइंस के 9 और 10th सितंबर में जो आपके एग्जाम हुए थे, शिफ्ट 1, 2 और 3 में साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, राइट, इन सभी शिफ्ट में उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन शिफ्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या किस शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते हैं कि अगर इस बार ऐसा आया है शिफ्ट 1 में तो अगली बार भी ऐसा आएगा, बट यस आपको एक आइडिया लग जाएगा सो दैट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल है एंड आपको किस तरीके से जनरल साइंस के टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, सो हियर बिगिन विद द सेशन गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9th सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस की। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and its example. So grade of organization basically on the basis of level of organization, organisms are categorized into 4 level of organization, right? अगर हम यहाँ पे देखें तो जो level of organization होते हैं ना, based on level of organization, organisms are categorized into cellular level of organization, tissue level of organization, right? Then organ level of organization, and the number 4 is organ system level of organization. So these are the 4, you can say, levels based on which the organisms are categorized. Now first of all let me tell you what do you mean by this level of organization. See, the organisms in which basically, or you can say importantly, cells perform the function, right? अगर कोई organism है और उस organism के अंदर जो भी उनकी कोशिकाएं हैं, जो भी उनके cells हैं, if that cells perform all the body function, right, those organism comes under the category of cellular level organization, right? जैसे for example आपने पॉरीफेरा के नाम सुने होंगे, राइट? स्पंजेस जो हमारे पॉरीफेरम्स में आते हैं, स्पंजेस का जो पूरा बॉडी है ना वो सेल्स का ही बना हुआ है। कई सारे सेल्स जो है वो आपस में, मतलब सारे सेल्स ही जो है वो पूरा बॉडी का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो हम उन्हें कहेंगे कि इनकी बॉडी में सेल्यूलर लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? हमारे बॉडी में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन हैं, राइट? वी हैव लंग्स, किडनी, स्टमक, हार्ट, वेरियस ऑर्गन्स वी हैव, राइट? अभी ऐसा तो है नहीं ना कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की वजह से हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, कर लेगी, ठीक है? अगर सपोज करिए कि सिर्फ आपका ब्रेन वर्क कर रहा है एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग, देन क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज in case of our body the organs are coordinate with each other, ठीक है? सभी ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं एंड देन दे परफॉर्म अ फंक्शन, राइट? जैसे ब्रेन ने सिग्नल दिया, देन हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, देन स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, सेवरल अदर ऑर्गन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन एंड देन ओनली वी सर्वाइव, है ना? तभी हम सारे काम कर पा रहे हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैविंग? वी आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, which means कि अलग अलग ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एंड देन दे परफॉर्म अ सुटेबल फंक्शन, ओके? Similarly, we have certain organism where they have a particular organ which perform their body function. Similarly, we have a tissue level organization where the organism's body
function performed by specific tissues. So based on that only organism को क्लासिफाई किया गया है इन 4 लेवल्स में. अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए. आपको यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यूजुअली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट? तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ही गलती हो जाती है. ठीक है, आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत होगी. ठीक है, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टेला. राइट? तो क्या लग रहा है आपको ऑप्शन देख के विच वन इज रॉन्ग? फटाफट से आप सभी आंसर करिए और मुझे बताइए कि विच वन इज द करेक्ट. See here, the first statement is correct. Why? Because cycon is what? Cycon is the porphyrin. ठीक है, साइकन पोरिफेरन है और वहां पे सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से पूछा गया है. ओके, देन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम. सो पैरामीशियम में ना तो बॉडी है प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? What do you mean by protoplasm, guys? See, protoplasm is basically consist of cytoplasm plus nucleoplasm. अब ये क्या हैवी टर्म है ना. साइक्लोप्लाज्म क्या होता है मैम, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो बहुत सिंपल है. जैसे आप सभी ने सेल देखा होगा, सेल पढ़ा होगा. ठीक है, अभी सेल का आउटर जो बाउंड्री होता है इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. राइट? देन इनसाइड द सेल वी हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ठीक है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है. सो द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस और यू कैन से नाउ दिस मेम्ब्रेन इज व्हाट? दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Okay, so now the region between the nuclear membrane and the cell membrane called as what? Cytoplasm. इसी region को cytoplasm कहते हैं. Okay, and the region between the nucleus, the region inside the nucleus. Alright, ये जो पूरा न्यूक्लियस के अंदर वाला एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो न्यूक्लियस के अंदर वाला है, right? I made it green. This region is called as nucleoplasm, right? इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. So nucleoplasm plus cytoplasm collectively called as protoplasm. All right? So this is, अब अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म की बनी है एनिमल में तो दे हैव अ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राइट? सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जेलीफिश भी करेक्ट है. यूप्लेक्टेला क्या है? यूप्लेक्टेला कम्स अंडर द पोरीफेरन्स. ठीक है, ये आपके पोरीफेरा में आते हैं. दे हैव अ सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो रहा है. एंड बट आपके पेपर के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement best defines the monoecious? Right? आपको बताना है इनमें से मोनोशियस का मतलब क्या होता है. सी वी हैव अ टर्म मोनोशियस, डायोशियस. राइट? तो आपको मोनोशियस और डायोशियस में डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो वेरी इजीली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा उभय लिंग श्रेणी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ओके, एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी क्या होता है इसे भी आपको ये अगर पता होगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं. फ्लावर विद डायोशियस, फ्लावर विद गाइनोशियम, फ्लावर विद एंड्रोशियम. सी, सबसे पहले तो आप इनका मतलब समझ लीजिए. देखिए, एंड्रोशियम जो होते हैं ना, दैट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.
एंड्रोशियम. ओके, एंड्रोशियम रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम कहा जाता है, राइट. अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? स्टेमन. ओके, गाइनोशियम, गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. एंड यहाँ पे आता है हमारा पिस्टल और कार्पल. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या कार्पल होते हैं, जिनको हम गाइनोशियम भी कहते हैं. याद रखने के लिए, जैसे फीमेल्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो गाइनोशियम है, ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एंड्रोशियम. ओके, सो नाउ हियर अ फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब अगर कोई फ्लावर है जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या हम उनको मोनोशियस कहेंगे? या फिर फ्लावर विथ डायोशियस, जिसमें केवल मेल हो केवल फीमेल हो? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लावर विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. दैट कंडीशन कंसिडर्ड एज अ मोनोशियस. तो मोनोशियस का मतलब हुआ ऐसा फ्लावर जिसमें, जैसे यूनिसेक्सुअल होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा यूनिसेक्सुअल सलून होते हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज सभी एक साथ जा करके अपना हेयर कट कराते हैं, उसी तरह मोनोशियस है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. प्लांट्स के लिए हम मोनोशियस और डायोशियस टर्म यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है. अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, राइट, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है. तो अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ अकर, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? तीन फिनोमेना आपको मैंने आपको याद रखना है, तीन तीन फिनोमेना. जैसे रिडक्शन में कौन से इवेंट होंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो अगर ये तीनों में से कोई भी इवेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. और अगर इसका जस्ट अपोजिट देखा जाए, जैसे सपोज करिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कंडीशन ऑक्सीडेशन की होती है, राइट. तो अभी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि रिडॉक्स नहीं है. रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए. डिकम्पोजिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. तो जब हमारे डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, H2O, ये वही है H2O, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, H2O का डिकम्पोजिशन होता है H2 प्लस O2 में, तो दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है, ठीक है. डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड NaH. अब देखिए, अगर NaH ब्रेक होता है तो हमें सोडियम प्लस H2 मिलता है, तो यहाँ सोडियम से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, विच मीन्स कि रिडक्शन तो हो रहा है, ठीक है. पोटेशियम क्लोरेट भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन है. कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है. या सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस हो रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, राइट? बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर दिखाना, बेस के जैसा बिहेव करना, राइट? और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, राइट? तभी तो हम पहचानते हैं ना कि ये बेस है। एसिड होगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, जैसे HCl को पानी में मिलाया तो H प्लस निकल के गया, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया तो OH माइनस निकल के गया, तो हमने कह दिया कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड क्या है, निकल रहा है, इसलिए ये एक बेस है, राइट? ऐसे हम एसिड और बेस पे जानते हैं। अभी यहाँ आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है बेसिसिटी का। अब देखिए, जो हमारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, जो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं यूजुअली, जैसे हमारे जितने भी मेटल्स हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो मेटल्स हैं हमारे, ठीक है, वो सभी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाते हैं। उन्हीं के ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, Na2O मिलेगा, ठीक है? इसी सोडियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो सिंस हमारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं पानी में जाके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, इसीलिए मेटल के ऑक्साइड कैसा नेचर शो करते हैं? बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका ट्रेंड बताना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है? Li है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, Cs है, इसी तरह से अरेंजमेंट होती है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अगर हम इसमें देखें तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है? जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा, राइट? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी इनकी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? OH आयन बहुत इजीली निकलता जाएगा, राइट? अगर मान लीजिए यहाँ लीथियम है, लीथियम खुद छोटा सा है, हाइड्रोक्साइड को पकड़ के बैठा हुआ है, सीजियम इतना बड़ा है, छोटा सा हाइड्रोक्साइड पकड़ के बैठा है, तो बड़े आराम से हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा बेसिक सीजियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लीथियम आएंगे। ऐसे आपको बेसिसिटी का स्ट्रेंथ बताना है। नेक्स्ट, which condition also known as icterus causes a yellowing of your skin and the whites of your eyes? अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सी वो कंडीशन है जिसको हम इक्टेरस कहते हैं, ठीक है? जैसे पीलिया, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपकी त्वचा पीलेपन और आंखों में सफेद होने का कारण। तो ये तो मतलब क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर मिल चुका है, राइट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। हम सभी को पता है कि भाई जॉन्डिस यानी पीलिया में हमारी जो, एक्चुअली जॉन्डिस के दौरान होता क्या है ना कि जो बाइलीरुबिन प्रोटीन होती है, सॉल्ट होता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। जैसे ही वो ब्लड में मिक्स होता है ना, ब्लड का कलर येलो होने लगता है। अब हमें पूरी बॉडी में वो कहाँ कहाँ दिखेगा? जहां जहां पे वेन्स, जो भी हमारे जो आर्टरीज और वेन्स ओपन है ना, वहां पे दिखेगा। जैसे आईज में हम बहुत इजीली देख सकते हैं, तो आंखें पीली दिखने लगती हैं, और जब इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरी बॉडी पीली पड़ने लग जाती है हमारी, राइट? तो ये जॉन्डिस का केस होता है जिसमें हमारी स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है। और ये येलोइश किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन बाइलीरुबिन। येलो ड्यू टू इंक्रीज इन बाइलीरुबिन। तो अभी आपको ये बाइलीरुबिन याद रखना है। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाए कि बाइलीरुबिन की वजह से, बाइलीरुबिन बढ़ने की वजह से कौन सी बीमारी, कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट वर्ड बाइलीरुबिन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स? तो अगर वाटर है, वाटर में आप बिजली के झटके देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वाटर टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे, राइट। जैसे ही H2O को आप H2 प्लस O2 में ये ब्रेक हो जाता है, इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, चीजें डिकम्पोज होती हैं, टूट रही हैं। तीन टाइप के होते हैं हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। कौन कौन से होते हैं तीन टाइप? नंबर वन होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर टू आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, okay, and third one is your photolytic decomposition. So these are the three types of your decomposition reaction. जैसे अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे जो कंपाउंड है उनको जब आप हीट देंगे तो वो डिकम्पोज होंगे, हीट देने पे वो टूटेंगे, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि जो हेन्स होती हैं जब वो अंडे देती हैं, व्हेन दे ले एग्स, राइट, तो इट्स नॉट लाइक कि सडनली एग ब्रेक हुआ और उसमें से चिक बाहर निकल गई। तो जो एग का शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, एंड द कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्स हीट टू डिकम्पोज, टू ब्रेक, राइट। सो दैट्स वाई द जो हेन होती हैं वो उसको वार्मथ प्रोवाइड करती हैं, ड्यू टू दैट वार्मथ जो एग की शेल होती है वो ब्रेक होती है, ठीक है। तो सच कंपाउंड, such reaction where a thermal or you can say heat is required to decompose the reaction, to decompose the compound, that is called thermal decomposition. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वाटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, तो वो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब कंपाउंड ब्रेक होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जब तक सिल्वर क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है व्हाइट कलर का है, जैसे ही आपने सनलाइट में उसको एक्सपोज किया सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो गए, ठीक है, तो सिल्वर अब आपका ग्रे कलर का दिखने लगा, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पे with when electricity is passed through water, what kind of chemical reaction takes place? Decomposition reaction takes place, right? Displacement reaction क्या होते हैं? Displacement reaction में हमारे जो reactive metals होते हैं वो कम reactive वाले को replace कर देते हैं। Double displacements में ions का exchange होता है, combination में जो हमारे रिएक्टेंट है वो आपस में सम अप हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, राइट। नेचर का फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? देखिए फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो यूनिट which perform some function considered as functional unit, right? Like for example, हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। नेफ्रॉन्स क्या होता है? फंक्शनल
यूनिट ऑफ किडनी, राइट। नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं, न्यूरॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। बिकॉज नेफ्रॉन्स ही है जो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं किडनी में, तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन्स जो है ये हमारे इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके पास ऑन कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर फंक्शनल यूनिट, राइट। Similarly, which of the following can be represented as a functional unit of nature? Vehicles, ecosystem, human and plants, right? आपको यहाँ बताना है कि which of the following represented as a functional unit of nature? तो नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या होगा? व्हीकल्स, ह्यूमन, प्लांट्स नहीं, इकोसिस्टम विल बी द नेचर्स फंक्शनल यूनिट, राइट। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक and abiotic component. Now what is biotic and abiotic component? Biotic component means living organism, abiotic component means non living things. तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो बायोटिक और एबायोटिक से मिलके बना है, तो दैट्स व्हाई इकोसिस्टम। What is the IUPAC name of tertiary butyl alcohol? IUPAC name of tertiary butyl alcohol। तो देखिए ब्यूटाइल है यानी 4 कार्बन होगा, ठीक है। एल्कोहल है यानी OH ग्रुप होगा। अब इनमें से अगर हम स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए हमने 1 इथाइल प्रोपेन 3 ऑल बना दिया, ठीक है। तो प्रोपेन 3 ऑल में क्या है? 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया H, और फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या आ रहा है? ये 1 इथाइल, यानी जो फर्स्ट वाला कार्बन है इस पे C2H5 आ रहे हैं, तो 1 इथाइल प्रोपेन 3 वाले पोजीशन पे ऑल है। तो यहाँ पे तो हमें ब्यूटाइल चाहिए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 मिथाइल प्रोपेन, यानी अब यहाँ मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, 1 प्रोपाइल प्रोन नहीं। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें, 2 मिथाइल 1 2 3, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे आपका प्रोपेन 2 ऑल, यहीं पे आपका OH ग्रुप आ रहा है, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 कार्बन C, दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन, राइट। ये टर्शियरी क्यों है? क्योंकि इसी कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड 3 अदर कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे को टर्शियरी कार्बन कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा कोई कार्बन है, उससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइड, तो अब देखो ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, राइट। अगर इसी तरह मान लीजिए हमारा कार्बन है 3 साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन और OH है, तो ये प्राइमरी कार्बन कहलाता है, राइट। सो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन क्या होता है, समझ में आ गया? टर्शियरी कार्बन में हमारे जो कार्बन होते हैं 3 साइड कार्बन से जुड़े होते हैं और एक साइड इनका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऑलराइट। Which of the following statement is incorrect? Now again you have to select which statement is incorrect. Fat and oil get reduced over time and bad smell. Fat and oil are oxidized, become rancid, ठीक है। Antioxidants are added to food containing fat and oil to prevent oxidation. Chips manufacture usually flush bags of chips and nitrogen to prevent the chips from getting rancid. So अभी यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है गलत वाला कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट, फैट एंड ऑयल गेट रिड्यूस ओवर टाइम एंड बैड स्मेल, यहीं से आपको आंसर मिल जाता है,
यूजुअली जो हमारे फैट एंड ऑयल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेजिटेबल बनाया, कोई करी बनाई, वेजिटेबल करी, उसको आपने एज इट इज खुला छोड़ दिया। ठीक है, अगले दिन क्या होगा, वो सब्जी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑयल था वो एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर उससे आपको खाने में गंदी स्मेल, यानी हमारा जो फूड है वो रेंसिड हो जाता है, बासी हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये ऑक्सीडाइज की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस नहीं हो रहा है वो। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऐड करना पड़ता है। अब इससे बचाने के लिए, अपने फूड को हमें बचाने के लिए, हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने नाइट्रोजन का स्प्रे कर दिया, या फिर आपने खाने को बंद ढक्कन में बंद करके एक पैक करके टिफिन में आपने रख दिया, ठीक है, फ्रिज में रख दिया, तो जहां ऑक्सीजन रेंज में ना आए, तो हमें वो काम करना है। तो हम उस तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं, है ना, उसमें तो आप पोटैटो को फ्राई करे होते हैं, पोटैटो फ्राई करके काफी लंबे समय तक चिप्स के पैकेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अभी उसमें क्या है, जो गैस आप देखते हैं ना कि चिप्स का पैकेट काफी फुला फुला सा होता है, उसके अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है, जिससे कि वो चिप्स और जो पोटैटोज हैं वो खराब ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, और लंबे समय तक पैकेट में वो एज इट इज पड़े रहे। तो तीसरा ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट निकला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952? आपको बताना है इनमें से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सा है जो 1952 में बनाया गया था, राइट? देखो, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन हम देते हैं इम्यूनिटी के लिए, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे सपोज करिए कि कोई पैथोजन है और उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पा रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस जो भी डिजीज कॉज करने वाला पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, हमें उसको वीक फॉर्म में या उसको मार करके हम अपनी बॉडी में वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए कि कोई कमजोर आपसे लड़ाई करने आएगा, तो आप उसको एक बार में मार के गिरा देंगे। वहीं अगर कोई बॉडी बिल्डर आ गया आपसे फाइट करने, तो आप खुद ही भाग जाएंगे, कहेंगे अरे नहीं नहीं, मैं कहा, मैं विश्वास नहीं रखता लड़ाई झगड़े में, बिल्कुल ऐसा आप कहेंगे, राइट? तो उसी तरह जब मान लीजिए जो वीक फॉर्म में जब हम पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो हमारे सेल्स, जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, एंटीबॉडीज, वो उनसे फाइट करते हैं, उनके खिलाफ वो मेमोरी सेल्स बना के रख लेते हैं, उनको मार डालते हैं और उनके खिलाफ मेमोरी सेल्स बना के रख लेते हैं। अगली बार जब वही पैथोजन एक्टिव मोड में आता है हमारे अंदर, तो ऑलरेडी हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, हमने उसके हथियार बना के रख लिए हैं, हम उसको मार देते हैं। इसीलिए वैक्सीन लगवाया जाता है। अब अलग अलग तरह बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन यूज होते हैं। जैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका साल्क वैक्सीन, राइट? तो ये जो साल्क वैक्सीन है ये आपकी इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस के लिए, जो पोलियो वायरस जो पोलियो कॉज करता है, उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी, साल्क वैक्सीन, जिसमें हम पोलियो वायरस को इनएक्टिव करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनके अलावा बाकी के भी जो वैक्सीन हैं उनको देख लीजिए। इमवैनिक्स वैक्सीन जो है ये प्राइमरली मंकी पॉक्स के लिए यूज किया जाता था। It is a live attenuated vaccine that was originally developed for smallpox. बनाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए, लेकिन मंकी पॉक्स के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। एटीन्यूएटेड का मतलब इसमें हमने पैथोजन के किसी पार्ट को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, तो उसको हमारा बॉडी मेमोरी सेल बना के बैठा हुआ है, जैसे ही मंकी पॉक्स के वायरस अंदर घुसेंगे उसको मार दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें ये वैक्सीन लेना होगा। उसी तरह HDCV होता है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है, ये जो हमारी वैक्सीन है मेड बाय कल्चरिंग रेबीज वायरस इन ह्यूमन सेल्स
and then inactivating it, used for pre and post exposure prevention of rabies. तो रेबीज जो कि यूजुअली एनिमल के बाइट से होता है, डॉग के बाइट से रेबीज होती है, उसके लिए HDCV वैक्सीन दिया जाता है। TAB वैक्सीन, ये एक कंबाइंड वैक्सीन है जिसमें इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होते हैं। टैब प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइफाइड फीवर, पैरा टाइफाइड A and B इन्फेक्शन। तो ये कंबाइंड है, टाइफाइड और पैरा टाइफाइड दोनों को टैब वैक्सीन कवर कर लेता है। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। सैल्क पूछा गया है तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे और भी वैक्सीन के बारे में। Then we have which of the following illustrate shows the mitochondrial structural detail, right? अब यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया कौन है। भाई मुझे तो मतलब नहीं लगता है कि इससे टफ कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, बट यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है कि आज माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है, कल को कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितने भी डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, राइट। Then we have which of the following is a straight chain alkyl carboxylic acid with the chemical formula CH3 CH2 CH2 COOH। तो पहले तो आप इसको फॉर्मूले को लिखिए, CHHH CH3 CHH CH2 CHH CH2 COOH। तो अब ये स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है? सबसे पहले तो 4 कार्बन है, तो इथेनोइक तो होगा नहीं क्योंकि इथेनोइक में 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेनोइक भी नहीं होगा बिकॉज इट इज हैविंग 3 कार्बन। मीथेनोइक में सिंगल कार्बन होता है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। बचा क्या? ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन फॉर ब्यूटेन एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, COOH, जिसको ओइक एसिड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ 10th सितंबर, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 9th सितंबर 2024 और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। नाउ वी हैव 10 सितंबर क्वेश्चन। शिफ्ट 1 में जो आपको 10 सितंबर को पूछा गया था, हुबार्डिया हिप्टेन्यूरॉन which has become endangered is a species of which of the following। तो आपको बताना है कि ये जो हबार्डिया हेप्टोन्यूरॉन जो लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, या जो इंडेंजर्ड हैं, लुप्त प्राय हैं, इनमें से क्या है वो? ये क्या चीज है? ये ग्रास है, बैम्बू है, या टाइगर है, या फिर ये क्रेन है? अब देखिए यहाँ इंडेंजर्ड वर्ड सुनते ही आप लोगों का दिमाग टाइगर पे जाएगा, ठीक है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ इट इज अ स्पीशीज ऑफ अ ग्रास, तो ये घास की एक प्रजाति है, ठीक है। ये है आपकी हबार्डिया हिप्टोन्यूरॉन, राइट। ये एक घास की प्रजाति है जो अब इंडेंजर्ड हो चुकी है, ठीक है। In which musical note did Newland put the metal CO and Ni with? देखिए न्यूलैंड्स की कहानी ये थी कि जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए अलग अलग अपने तरीके बताए थे। डोबेनियर ने अपना तरीका बताया, न्यूलैंड ने अपना तरीका बताया, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, अल्टीमेटली हेनरी मोजले के पीरियोडिक टेबल हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो न्यूलैंड थे ना, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सा रे गा मा पा धा नी सा वाले नोट के आधार पर अरेंज किया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9वां एलिमेंट रखेंगे, वो 9वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के
जैसा ही होगा। जैसे सारे गामा में पहले सा आता है और लास्ट में भी सा आता है, मतलब पहला और आठवां एक होता है ना, उसी तरह अगला जो आएगा वो उसके बराबर होगा। तो हर 8 के बाद प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो जाती है। उसी आधार पे एफए म्यूजिकल नोट पे इन्होंने सीओ और एनआई बताया। Which of the following is a non-perishable food? Non-perishable food क्या होता है? What do you mean by non-perishable food? देखो सबसे पहले तो नॉन पेरिसेबल फूड का मतलब, ये जो हमारे नॉन पेरिसेबल या फिर अविकार्य भोजन है, ये वो फूड या भोजन होते हैं जिनका हम स्टोरेज लंबे समय तक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन वी कैन स्टोर दिस फूड। ओके, और वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। यूजुअली क्या होता है ना कि जिस भी फूड में पानी होता है, मॉइस्चर होता है ना, वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। जैसे हमारे फ्रूट्स वगैरह आपने देखा होगा, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ मॉइस्चर। और जो हमारे फंगस होते हैं ना, वो मॉइस्चर पे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनको मॉइस्चर जहां पे भी मिलेगा फंगस आपको वहां मिलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी हमारे फल सब्जियां खराब हो जाती हैं जिसमें पानी होता है। जैसे टमाटर, पानी होता है, रसीला होता है, तो वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगस ढूंढते रहते हैं घुसने के लिए। तो उसी तरह वो फूड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, वो फूड हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन में देखें तो पल्सेस, मीट, कर्ड एंड मिल्क। अब देखिए ये इन सभी में अगर हम देखें तो हमारा जो पल्सेस है ये हमारे एडिबल फूड होंगे जिनका स्टोरेज हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, the decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface। अब अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन कराना है, हमें तोड़ना है अमोनिया गैस को। ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। तो जब भी हमारे अमोनिया का, सिंस की यू नो डिकम्पोजिशन होगा, तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा जहां पे हम लार्जर क्वांटिटी में अमोनिया इस्तेमाल करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एव्स। अब यहाँ पे देखो आपको बताना है कि एव्स किस कैटेगरी में आएगा। मोस्टली आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन से पूछे जा रहे हैं, सेल से पूछे जा रहे हैं, राइट। और एक आध क्वेश्चन आपको इकोसिस्टम में मिला था। केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन आपको केमिकल रिएक्शन से देखने को मिले। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन से है, विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एव? फिशेस, फ्रॉग, snakes and bird। तो here the correct answer is bird। हमारी जो फिशेस हैं ये पीसेस में आ जाती हैं, फ्रॉग्स हमारे एम्फीबियंस में आ जाते हैं, राइट। और हमारे जो स्नेक्स हैं ये रेप्टाइल्स। एक्चुअली ये सब वर्टिब्रेट की ही क्लासेस हैं, बट बर्ड्स हमारे एव्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। AU is the symbol of which of the following element? लीजिए केमिस्ट्री में आपको सबसे इजी क्वेश्चन मिल गया। AU किसका सिंबल है? AU आपके गोल्ड का सिंबल है। एल्युमिनियम का सिंबल Al, सिल्वर का सिंबल Ag, आर्गन का सिंबल Ar। ऑलराइट, तो ये सिंबल्स भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। Which of the following option is associated with the class of cold blooded animal? अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं। देखो दो टाइप में एनिमल डिवाइड होते हैं, एक होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल, राइट, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, राइट। अब ये गर्म और ठंडा खून का मतलब क्या हुआ? देखिए जो ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड होंगे ना, उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं करता है इन्वायरमेंट के साथ। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे
बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, मतलब अगर बाहर ठंडा है तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर गर्म हो जाएगा कि बेचारा वो एडजस्ट कर ले, अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर। लेकिन जैसे हमारी बात करें, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चाहे बाहर सर्दी गर्मी लू बरसात जो भी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है। तो वी आर वार्म ब्लडेड, राइट। जो ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यूजुअली जो एव्स और मैमल्स होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो कैमेलियन क्या है आपका, रेप्टाइल है, राइट। कैमेलियन आपकी रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड होगी, तो आंसर तो यही है, सबसे पहले ये रेप्टाइल है, ठीक है। पैवो आपका क्या है, ये एक बर्ड है, ठीक है। पैवो आपकी बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ बर्ड, राइट। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रोपस। मैक्रोपस क्या है, ये हमारे कैंगरू का साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस, ठीक है। तो मैक्रोपस क्या है, कैंगरू है, राइट। और कैंगरू क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, ओके। देन सीटाकुला, सीटाकुला क्या है, ये पैरेट होता है, ठीक है। और पैरेट अगेन आपका क्या है, बर्ड है, पैरेट है और पैरेट अगेन आपका बर्ड है। तो अभी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, जिनको हम एव्स भी कहते हैं, ये वार्म ब्लडेड है, राइट। इनके अलावा हमारे जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एंड जो हमारे मछलियां हैं पीसेस, कोल्ड ब्लडेड है, राइट। अब ऑप्शन में आपको कुछ भी पूछे आप इनसे कैटेगराइज करके आंसर कर सकते हैं। टू विच ग्रुप do the alkaline earth metals such as radium, barium and strontium belongs to, right? Mg का सरबारा, ये है हमारा ग्रुप 2A। ग्रुप 1A क्या क्या है, हलीना का सबसरा, तो ये मैंने निमोनिक बना के याद किया हुआ है। देखिए 1A का ये है, 2A में ये है। अब आपको क्या पूछा है, रेडियम, तो दिस इज योर रेडियम, राइट। बेरियम, रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये तीनों हमारे ग्रुप 2A के बंधु हैं, ग्रुप 2A के मेंबर होते हैं, राइट। Then which species is known as black-lipped pearl oyster found in Indo-Pacific with tropical coral reef? तो अब यहाँ पे बताना है किस प्रजाति को black-lipped मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। तो अब देखो ये हमारी black-lipped oyster है, जो कि पिंक टाडा मार्गरिटी फेरा है। मार्गरिटा से पिज्जा याद आ गया, बट ये पिज्जा नहीं है, ये आपकी ओएस्टर है, सीप है। 10 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड, राइट। अब ये मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये जो हमारे मेटेलॉइड्स होते हैं ना, दे कैन बिहेव like both metals and non-metals, right? On giving condition, जैसा इनको कंडीशन दिया जाता है हमारे मेटेलॉइड्स जो है वो उस तरह से बिहेव करने लगते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो कर देते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको मेटेलॉइड कहा जाता है। अब आयरन हमारा, ठीक है, आयरन तो मेटल हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम अगेन हमारा मेटल है,
सिलिकॉन हमारा मेटेलॉइड है, ठीक है, दिस इज मेटेलॉइड, राइट। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। Which of the following characteristic is not of Aves? आपको यहाँ बताना है Aves की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। They are have four chambered heart, give birth to young live young ones with some exceptions, those lay eggs, they are warm blooded animal, they can breathe through lungs। तो आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब अगर हम एव्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमने बर्ड्स की बात की, ठीक है। अब बर्ड्स की बात करें तो दे कैन गिव बर्थ टू लाइव यंग वन, नहीं ना, बर्ड्स तो पहले अंडे देती है, एग, फ्रॉम द एग ओनली द बेबी कम्स आउट ना। तो ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है, सिर्फ मैमल्स ही हैं जो यंग वन बर्थ करते हैं। तो दे, ये स्टेटमेंट आपकी एव्स के लिए करेक्ट नहीं है। अदरवाइज दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट लाइक अस, दे आर वार्म ब्लडेड लाइक अस, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक अस। बाकी सारी प्रॉपर्टी कॉमन है एक्सेप्ट दिस सेकंड। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergo oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? आपको बताना है किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो देखिए सेंट्रोसोम तो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, वैक्यूल्स स्टोरेज कराता है, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन ही इसमें तो डीएनए है, पेरोक्सीसोम जो है इनका काम है ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। द कॉज ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इज, रेडॉक्स रिएक्शन किस वजह से होता है? अभी थोड़ी देर पहले भी आपने रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन किए थे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन प्रोडक्ट, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। तो भाई रिएक्टेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो हमें नया प्रोडक्ट मिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट। ऑलराइट, so that's all about yours SSC 9th and 10th September all SIFT general science question. I hope you have understood all the question pattern. सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा अपने नेक्स्ट अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। बहुत जल्दी आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर्स के साथ। विद दिस, thank you, bye bye, take care.